अब हम तीसरे पार्ट में गांधी जी के बारे में और जानेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती 11 सूत्री मांग से। 11 सूत्रीय मांग। अब 11 सूत्री मांग में क्या करते हैं? मजदूर के हित में रखते हैं और पूंजीपति व्यक्ति होते हैं और व्यापारी आम जनता। तो कहने का मतलब मजदूर, पूंजीपति, व्यापारी, आम जनता की मांगे गांधी जी कहते हैं कि 11 सूत्री मांग रखते हैं। कै सूत्री? 11 सूत्री मांग रखते हैं गांधी जी। कहें अगर इनमें से आप मान लोगे तो ठीक है, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। तो इसमें एक लेकर के अब दांडी यात्रा शुरू होती है। कौन सी यात्रा? दांडी यात्रा। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा। कौन सी यात्रा? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा शुरू होती है 12 मार्च 1930 तक, 30 से, और 6 अप्रैल 1930 तक। यानी कहने का मतलब है कि 24 दिन तक की यात्रा होती है और 240 मील चलना है। 240 मील, लगभग 385 किलोमीटर के समथिंग। अब देखो 24 दिन चलना है, प्रत्येक दिन 10 मील चलना है। कितने मील? 10 मील। और गांधी जी के साथ कितने अनुयायी चलते हैं? 78 अनुयायी। 78 अनुयायी और प्लस एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर। ये क्या है? वेब मिलर, अमेरिकी पत्रकार। 78 अनुयायी, एक अमेरिकी पत्रकार। क्यों है? ये कवरेज दिखाने के लिए। 240 मील, 24 दिन, 10 दिन, मतलब 10 मील प्रत्येक दिन चलना है। कितने मील? 10 मील। अब यहां से गांधी जी अनुमान क्या है? मजदूरों के हित की, पूंजीपति, व्यापारियों के हित की, आम जनता के हित की 11 सूत्री मांगे रखते हैं। अगर मान लेंगे अंग्रेज तो ठीक है, अन्यथा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। अब मान लो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, कहें अगर मान लिए जिस गांव से निकले, कहें कौन है? कहें गांधी जी का आंदोलन है, लाग लो पीछे। इसी तरह करते करते ये जो 78 अनुयायी प्लस एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर, इतने लोग चलते हैं। लेकिन जब ये पहुंचते हैं दांडी नामक स्थान पर और नमक उठाते हैं, इनमें से एक मांग नमक की भी थी, नमक। तो नमक उठाते हैं गांधी जी, साबरमती आश्रम से चालू करते हैं। 24 दिन लगातार 240 मील, 385 किलोमीटर के समथिंग, 10 दिन, मतलब 10 मील प्रत्येक दिन चलना है। यानी 24 दिन में 240 मील, 10 मील प्रत्येक दिन चलना है। साथियों, दांडी पहुंचते हैं, नमक उठाते हैं, देखते पीछे कि जो 78 लोग चले थे, पीछे मुड़ करके देखे तो 10,000 लोगों की भीड़। अब गांधी जी के साथ किसी गांव से निकले, गांधी जी का आंदोलन, चलो लाग लो पीछे, और होते 10,000 लोग हो गए। अब गांधी जी नमक कानून उठाते हैं। नमक तो बनाया लेडी था, नमक उठाए, कहे मैं नमक कानून को नहीं मानते हैं। और उसी जगह से सुबह 6 बजे 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। जो कि आज्ञा मतलब मानना, अवज्ञा मतलब आज्ञा को ना मानना। ये आंदोलन चालू करते हैं, ताबड़तोड़ आंदोलन चलता है। उसके बाद देखो 12 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1931, 17 नवंबर 1932। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 17 नवंबर 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अब ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जाने वाले एक व्यक्ति थे। अब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच समझौता हो जाता। किसके बीच होता है? गांधी इरविन के बीच समझौता हो जाता है। इरविन से कहते हैं गांधी जी कुछ भी करके मान लो आप हमारी बातें और तुम गोलमेज सम्मेलन में चले जाओ, जो कहोगे मैं तुम्हारी बातें मान लूंगा। तो इन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हारी बातें क्यों मान लें? तो इन्होंने कहा कि
कौन कौन सी मांगे हैं? तो इन्होंने कहा जितने सारे राजनैतिक कैदी हैं, राजनैतिक कैदियों को क्या किया जाए? रिहा। कहे तो राजनैतिक कैदियों को रिहा करेंगे, लेकिन उनको नहीं जिन्होंने किसी की हत्या की है। तो जिन्होंने किसी की हत्या की वो सीधा इशारा किसकी ओर जाता था? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को। इसीलिए लोग किसको दोषी मानते हैं? गांधी जी को। और रिक्वेस्ट कौन कर रहे थे? इरविन, लॉर्ड इरविन। अगर गांधी जी उस हद तक कोशिश करते तो शायद भगत सिंह, राजगुरु की फांसी माफ हो जाती, लेकिन भगत सिंह कहे नहीं थे मैं मर करके दिखाना चाहता हूं कि अगर हम काबिल लोग मर सकते हैं तो आम जनता देश के लिए मरना सीख ले। भगत सिंह ने क्या कहा था कि अगर एक करतार सिंह सराभा की मौत भगत सिंह को तैयार कर सकती, शायद एक भगत सिंह की मौत सैकड़ों भगत सिंह तैयार कर सकती है। ये मान तो लेते हैं बात, इन्होंने राजनीतिक कैदियों को नहीं माना और फिर गांधी इरविन समझौते में गोलमेज सम्मेलन में चले जाते हैं। और मिलता क्या? खाली हाथ गए, खाली हाथ लौट आए। उसके बाद 1932 के लगभग गोलमेज सम्मेलन जब तृतीय हुआ तो इसमें नहीं गए, क्योंकि गांधी जी खाली हाथ गए थे, निराशा के साथ वापस चले आए। गांधी जी ने कहा अब आंदोलन फिर पुनः चालू करते हैं। देखो कोई भी जन आंदोलन होगा ना, पहले दिन ज्यादा भीड़ होगी, उसके बाद फिर कम हो जाएगी। आंदोलन लंबा समय नहीं चल सकता है, क्योंकि जनता के द्वारा आंदोलन जनता ढीली पड़ जाती है। इस वजह से ये फिर उसके बाद 23 मार्च 1931 को वह काला दिन था जिस दिन हमारे वीर सपूत को फांसी दी गई थी। भगत सिंह जब फांसी हुई उसके दिन अपनी माँ से कहे माँ आप मिलने मत आना, तो कहे बेटा क्यों? कहे कोई क्या कहेगा कि बहादुर बेटे की माँ रो रही है। सोचो कितना बड़ा कलेजा रहा होगा भगत सिंह का, जिन्होंने कहा कि मेरे अंतिम समय में माता मत आ पाना, क्योंकि माँ हो आंसू आ ही जाएगी। भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र का दर्जा मिलना चाहिए और भारत की जो भगत सिंह की माँ थी विद्यावती कौर, उनको राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में, जरूरी नहीं कि आप 100 साल जियो, ऐसा काम करके जाओ कि लोग सदियों सदियों याद करें, ऐसा भगत सिंह ने किया। इसीलिए भगत सिंह को लोग याद करते हैं। मिला कुछ नहीं। उसके बाद 1937 का साल आया। 1937 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। क्या हुआ? 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, जिसमें कि 6 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से मिली और 2 में मिली जुली सरकार बनाई। 6 में पूर्ण बहुमत से और 2 में मिली जुली। 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। उसके बाद मुस्लिम लीग की यहाँ हार होती, कांग्रेस की जीत होती। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चालू रहता है और इसमें जीत तो जाते हैं, सरकार तो बन जाती है, लेकिन अंग्रेज कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय लोग भी शामिल हैं, इनसे पूछे भी नहीं। तो यहाँ कांग्रेस इस्तीफा दे देती अपने पद से कि क्या मतलब ऐसी सरकार का, हमसे पूछने का भी हक नहीं। इन्होंने भी भारत को शामिल कर दिया, तो इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिए। तो 22 दिसंबर 1939 को, कितना? 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया कि क्या हो गई हमें मुक्ति, यानी अंग्रेजों से मुक्ति नहीं, ये मुक्ति किससे मांग रहे हैं कि हमें कांग्रेस से मुक्ति मिली, क्योंकि चुनाव में तो इनको हरा नहीं पाए थे। भाई 1937 को 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, 6 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीती, 2 में मिला जुला करके सरकार बना ली गठबंधन से, 8 में तो इसकी हो गई। तो कांग्रेस से बिना पूछे कहेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय भी शामिल है, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। 22 दिसंबर 1939 को इन्होंने कहा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ? 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। कहें जो एससी को छूट मिलती है विरासत में नहीं मिली, पूना पैक्ट का वादा था। गांधी जी की सारी बातें, गांधी जी यरबदा जेल में अनशन करते हैं वहीं, और यरबदा जेल में अनशन करते हैं। अनशन करने के बाद इनके भीमराव अम्बेडकर जी के और मदन मोहन मालवीय की साइन है। गांधी जी की सारी बातें हैं, गांधी जी की सारी बातें हैं। और इसके बाद
25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, 1937 को 11 प्रांतों में चुनाव होता है। और उसके बाद देखो 1940, 8 अगस्त 1940, कब, 8 अगस्त 1940 को अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति मतलब अगस्त प्रस्ताव लेकर आते हैं। अगस्त प्रस्ताव कब आता है, 8 अगस्त 1940 को। कहते हैं कि डोमिनियन स्टेट दे देंगे, हमें चाहिए नहीं। हमने 1929 में क्या मांग लिया था, पूर्ण स्वराज की मांग ली थी, इसलिए हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। 1942, 22 मार्च 1942 को क्या आता है, क्रिप्स मिशन आता है। स्टोपर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंज और अलेक्जेंडर, ये तीनों व्यक्ति भेजते हैं 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन। ये भी फेल हो जाता है। ये भी वही बातों को दोहराता है, कुछ बातें भारतीय के हित की रहती है और कुछ अंग्रेजों के हित की, इसको हम लोग नहीं मानते हैं। उसके बाद क्या होता है, 25 जून 1945 को शिमला समझौता होता है। शिमला समझौता। अब देखो 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान, फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली से महात्मा गांधी 70 मिनट का भाषण देते हैं। 70 मिनट के भाषण में जनता को निर्देश देते हैं, कोई स्कूल कॉलेज नहीं जाएगा, कोई वकालत नहीं करेगा। सेना को निर्देश दिए कि ये अंतिम लड़ाई है। इसी में क्या कहा था महात्मा गांधी ने, करो या मरो। 8 अगस्त 1942 को फिरोज शाह कोटला मैदान, अगस्त क्रांति मैदान, दिल्ली में 70 मिनट भाषण देते हैं। सेना से कहते हैं तुम साथियों पर गोली नहीं चलाओगे, सेना विद्रोह हो गया, तुम साथियों पर गोली नहीं चलाओगे। उसके बाद इनको महात्मा गांधी को पूना के आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिए। ऑपरेशन जीरो हावर चला करके रातों रात सारे लीडर बंद कर दिए जेल में। और जब सुबह जनता देखी कि गांधी जी ने तो सारे निर्देश दे रखे थे, और सुबह जनता उठी तो 10 लोगों के बीच में एक लीडर निकाल दिया, तुम ही नेता बन जाओ हमारे। और ट्रेन की पटरियां उखाड़ना, यूनियन जैक को हटा करके भारतीय तिरंगा फहरा दिए, और जितने अंग्रेज कर्मचारी रहे उनको निकाल के 10,000 लोग मारे गए। और वहां गांधी जी ने क्या कहा था, करो या मरो, या तो कोई देश के लिए कर जाओ या तो अपनी जान दे जाओ, मर जाओ, लेकिन हमें क्या चाहिए, आजादी चाहिए। उसके बाद 9 अगस्त 1942 को सुबह जनता, निर्देश मिले ही थे रात में, अपने बीच से नेता नहीं थे बड़े, किसी को लीडर बना दिया, चलो ट्रेन की पटरियां उखाड़ना चालू कर दिए, कर्मचारियों को मारना पीटना। अंत में हुआ क्या कि कुछ दिन बाद जब 10,000 लोग मर गए तो अंग्रेजों को लगा देश को रोकने की क्षमता किसमें है, गांधी जी में, कि गांधी जी को बुला लो। तो गांधी जी को जब बुलाएं तो गांधी जी ने कहा कि ये हिंसा की वजह अंग्रेज आप हो, मैं आपकी निंदा नहीं करूंगा, और मुझे आपकी निंदा नहीं करनी है, और कुछ भी हो, जो हत्या हो रही इसकी वजह आप हो, हमें जनता हत्या करे, कोई दिक्कत नहीं। असहयोग आंदोलन में सिर्फ 22 लोग ही जिंदा जले थे, चलता हुआ आंदोलन रोक दिए थे। लेकिन 1942 का जो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चालू किए, इसमें कितने लोग मारे, 10,000 लोग मारे गए, लेकिन तब भी आंदोलन रोकने, क्योंकि ये अंतिम लड़ाई है। और इसी समय जर्मनी का जो हिटलर था वो उधर इंग्लैंड को पीट रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बना करके इधर इम्फाल मणिपुर के एरिया में इनकी सेना आ गई थी। लेकिन हुआ क्या, आजादी तो नहीं मिली, लेकिन एक जन आंदोलन लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जगा दी, यूनिटी की भावना जगा दी। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ समय बाद भारत आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजाद तो हम हो गए, उसके बाद सरकार कैसे चलेगी, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है, और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में 5 सदस्यों के साथ शामिल हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत की आजाद कब होता है, 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत आजाद हो जाता है। जैसे संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946, तृतीय बैठक जो हुई है
13 दिसंबर 1946। उसी में उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की जो तीसरी बैठक में 22 जनवरी 1947 को जो संविधान सभा की तीसरी बैठक के बाद पास कर देते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। और उसके बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति प्रारूप समिति बनती है। उसमें 7 सदस्यों में भीमराव अंबेडकर जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। ये सारी बातें हैं। कभी क्लास का समय और मिलता ऐसे रहेगा तो ऐसे ही टॉपिक हम लोग भेजते रहेंगे, डालते रहेंगे यूट्यूब चैनल पर। लेकिन इस टॉपिक के साथ साथ आप अपनी किताबों को पढ़िए, गांधी जी के बारे में पढ़िए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़िए, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़िए, भगत सिंह के बारे में पढ़िए। किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। जब आप पढ़ोगे तभी आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। अनपढ़ रहोगे तो नेता लोग आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और मिलने वाला आपको कुछ जीवन में नहीं है। तो साथियों, बस हो गई क्लास, ये गांधी जी का टॉपिक, और आगे की जानकारी अगली क्लास में पढ़ते रहिएगा। जय हिंद साथियों।